हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। आपसे प्रॉमिस करते हैं कि विदिन 20 डेज में आपका पूरा का पूरा, इससे पहले आपका क्लियर करवा देंगे पूरा। मैं पीडीएफ नोट्स के साथ आपका पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर एक नए सिरे से और अच्छे से एक बार फिर चलेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो है आपका वो है कोशिका। बोले तो जीवन की इकाई जो कोशिका होती है, जीवन की इकाई होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है यह सेल से ही बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी चैप्टर 8 है, अध्याय 8 है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा का पूरा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, वहाँ पे जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी आपके पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। बोले तो द सेल, यानी कोशिका, द सेल, कोशिका होती क्या है। तो सबसे पहले इसको देखें कोशिका के बारे में। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है, यह जितने भी जीव होते हैं, अब वो चाहे नर हो, चाहे मादा हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हैं, सभी में देखें तो यह एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या इकाई है। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोई भी आप निश्चित आकार नहीं देख सकते कि इसकी कोई निश्चित आकार भी होती है। तो इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती। यह विभिन्न आकार की हो सकती है, और यह विभिन्न आकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार, अंडाकार इत्यादि। तो जो कोशिकाएं होती हैं, इसका अगर बात करेंगे तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, और यह विभिन्न आकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? गोलाकार भी हो सकती हैं, और अंडाकार भी हो सकती हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकती हैं, मतलब कोई भी आकार ये धारण कर सकती हैं। अब बात आती है ऊतक। क्या बात आती है? ऊतक। बोले तो टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक होता है। तो समान कार्य व समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अब जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, अगर उनकी कार्य समान है, उनका वर्ग क्या है? सेम है, और उनकी संरचना भी क्या है? समान है। अगर वो गोलाकार है तो सभी गोलाकार होनी चाहिए, अंडाकार है तो सभी अंडाकार ही होनी चाहिए। यदि ये चीज है तो वो क्या कहलाएंगी? कोशिकाओं का समूह आपका ऊतक कहलाता है। उसे प्यारे बच्चों टिश्यूज कहती हैं। अब बात आती है कोशिका की खोज। क्या आती है? कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज देखें तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका भित्ति की खोज की थी, और इन्होंने ही, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों? कोशिका भित्ति की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में? सन 1665 ईस्वी में किया था। और इन्होंने ही कोशिका भित्ति की भी खोज की थी। इसके बाद देखें तो लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और देखिए, कोशिकाएं भी दो प्रकार, मृत कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने कोशिका को जीवन की आधारभूत कहा था, और लीवेनहॉक ही थे जिन्होंने ये कहा कि कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ह्यूगो वान मोल तथा जोहानस पुरकिंजे ने कोशिका में जेली सदृश पदार्थ को प्रोटोप्लास्ट कहा। और ह्यूगो वान मोल और कौन थे? जोहानस पुरकिंजे ने कोशिका में जेली सदृश पदार्थ को क्या बोला गया था? इसको बोला था प्रोटोप्लास्ट का उन्होंने नाम दिया था। इसको क्या बोला उन्होंने? एक प्रोटोप्लास्ट है। बात क्लियर हुई यहाँ तक प्यारे बच्चों? चलिए अब आता है प्यारे बच्चों कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। ये कोशिका सिद्धांत होती क्या है, हम और लोग हर एक लाइन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, किस सन में? सन 1838 में
जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन नाम था उनका? मैथियस स्लीडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कोशिका की सिद्धांत की जो अगर देखा जाए तो इस पे कार्य जो किए थे तो वो किए थे जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक थे मैथियस स्लीडेन, किस सन में? सन 1838 ईस्वी में। ठीक है ना। बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया, इसके बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लगभग इस समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक कौन थे? थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे अब हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। और एक जीव द्रव्य कला की खोज देखें तो किसने की थी? तो जीव द्रव्य कला की खोज ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान ने। विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन किया और इसके बाद पाया कि कोशिकाओं के एक बाहर पतली परत होती है और उसे ही जीव द्रव्य का नाम दिया गया। पहली बार रुडोल्फ विर्चोव ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। विर्चोव ने स्लीडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है। पहला देखिए कोशिका सिद्धांत में तो सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते, जितने भी जीव होते हैं वो कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। अगला देखें तो नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर, जो नई कोशिकाएं होती है वो पूर्ववर्ती मतलब पहले से बनी हुई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से होता है, ये भी ऐसा इसमें आप बोल सकते हैं। अगला देखें तो वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत, इसको तो मैंने देख ही लिया। ठीक है ना। अब आता है कोशिका के प्रकार। अब क्या आती प्यारे बच्चों? कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक होती है। तो सबसे जानेंगे पहले प्रोकैरियोटिक, फिर जानेंगे यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक देखें तो सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक से जिसका अर्थ है केंद्रक। जिसका क्या अर्थ होता है? केंद्रक। अतः प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसका केंद्रक प्राचीन प्रकार का है। जिसका क्या केंद्रक है? प्राचीन प्रकार का है। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है और इसमें जो सत्य केंद्रक होता है क्या होता है? उसका अभाव, यानी कि उसमें सत्य केंद्रक स्थित ही नहीं होता। ठीक है ना। तो ये पॉइंट में याद रखना। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। अंततः सरल प्रकार की होती है तथा काफी तेजी से विभाजित होती है। और जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका होती है अत्यंत सरल प्रकार की होती है तथा यह काफी तेजी से क्या होती है प्यारे बच्चों? विभाजित होती है। इसमें विभाजन भी होता है। इतना क्लियर हुई बात। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले आवरण जो कोशिका को चारों ओर से घेरे होते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बनकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। जैसे पहला देखें तो बाह्य परत जिसको ग्लाइकेल्सिक्स बोला जाता है, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। उदाहरण के लिए देखें जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल एवं माइकोप्लाज्मा इत्यादि इसके क्या प्यारे बच्चों? उदाहरण है। अगला आता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीलहरी शैवाल एवं
माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय आदि उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर पहला अंतर देखें तो इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव का मतलब ये होता है कि इसमें सत्य केंद्रक पाया ही नहीं जाता और केंद्रक कला नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक कला द्वारा घिरा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और जो केंद्रक चारों ओर से केंद्रक कला से क्या होता है प्यारे बच्चों, घिरा होता है। दूसरा देखिए पॉइंट में प्रोकैरियोटिक में, तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रदवी जलिका आदि नहीं पाई जाती। और इसमें देखें तो इसमें सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी काय आदि पाए जाते हैं। अगला है प्यारे बच्चों इनमें श्वसन मीसोसोम द्वारा होता है और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। अगला है इसमें राइबोसोम, इसमें 705 प्रकार का होता है और इसमें राइबोसोम 705 व 805 दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगला देखें तो इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती और इसमें रिक्तिका पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें रिक्तिका आपकी प्यारे बच्चों नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका हम देखें तो क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। बात क्लियर हुई। अब आती है प्यारे बच्चों आपकी कोशिका भित्ति की। क्या आती है, कोशिका भित्ति की। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधों में यह सबसे बाहरी दृढ़ निर्जीव आवरण बनाता है। कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों का अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। उदाहरण के लिए जैसे जीवाणु में कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो इसको कहते हैं क्या प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति का नाम दिए हैं। अब आती है कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका प्लेट बनती है जो आगे चलकर कोशिका भित्ति बनाती है। यह कोशिका प्लेट इस प्रकार की बनती है कि विभाजित होती हुई कोशिकाओं के मध्य इक्वेटर पर गाल्जिकाय से टूटी थैलियां अंतःप्रदवी जलिका एवं तर्कतंतु इकट्ठा होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट को कोशिका भित्ति का प्राथमिक पदार्थ माना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका प्लेट का निर्माण होता है जिससे कोशिका भित्ति बनती है और इसके पश्चात क्या बनती है प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति बनती है। अब आती है आपकी कोशिका भित्ति के कार्य। ये कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य होते हैं, इनका वर्क क्या होता है। तो यह एक पूर्ण पारगम्य परत होती है। जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, पूर्ण पारगम्य यानी कि पारदर्शी होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका का मुख्य कार्य होता है, कोशिका भित्ति का बस मुख्य कार्य होता है कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, परंतु स्वयं निर्जीव होती है। परंतु यह जो होती है कोशिका भित्ति क्या होती है, निर्जीव होती है। यह सजीव प्यारे बच्चों नहीं होती है। बात क्लियर हुई इतना। अब आती है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। अब क्या आती है, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका कला। तो सभी जीवों में जीव द्रव्य को घेरे हुए एक अर्धपारगम या विभेदी पारगम झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला या जीव द्रव्य कला कहा जाता है। जंतु कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी आवरण बनाती है जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी आवरण बनाती है, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है। अब आती है कोशिका झिल्ली के कार्य। किसकी आती प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी। किसकी बात करेंगे, पारगम्यता की बात करेंगे। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति
अर्ध पारगम्य या विभेदी पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। यह केवल कुछ विशेष आकारों तक के ही अणुओं को अपने आर पार होने देती है। ओके, अब आती है आपकी प्यारे बच्चों दूसरा, निष्क्रिय अभिगमन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार के अभिगमन में बिना ऊर्जा खर्च किए कुछ आयन पानी के अणु आदि कोशिका झिल्ली से होकर सीधे अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। तीसरा आती है प्यारे बच्चों, सक्रिय अभिगमन। तो इस प्रकार के अभिगमन में कोशिका झिल्ली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वाहक अणुओं द्वारा ऊर्जा का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के अणुओं को उनकी सांद्रता विभव के विपरीत दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। अगला आता है भक्षाणु क्रिया। तो इस क्रिया में कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य ठोस पदार्थों का भक्षण किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट आता है पिनोसाइटोसिस। तो कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो पिनोसाइटोसिस किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला आता है कोशिका द्रव्य। अगला क्या आता है? कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? वह भाग जहां विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लवक आदि पाए जाते हैं, इस भाग को ट्रोफोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है? वह भाग जहां विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लवक आदि पाए जाते हैं और इस भाग को ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। तथा दूसरा भाग क्या होता है? वह भाग जहां कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इस भाग को साइटोसॉल कहा जाता है। जहां पे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं इस भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? साइटोसॉल का नाम दिया गया है। तो बात समझ आई। अब आती है प्यारे बच्चों यहाँ पे रसधानी या रिक्तिका। अगली क्या आती है आपकी? रसधानी आती है, आपकी रिक्तिका आती है। तो रसधानी एकल कलायुक्त कोशिकांग है। जो रसधानी होती है यह क्या होती है? एकल युक्त कला कोशिकांग होती है। इसके आवरण को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो इसका आवरण होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट का नाम दे दिए हैं। पौधों की कोशिका में रिक्तिका 90% स्थान घेरती है। रसधानी के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका रस कहा जाता है। और जो रसधानी होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? एक द्रव्य पाया जाता है और इसी को कोशिका क्या कहते हैं? आपको रस कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है देखिए तो स्टार पॉइंट में अमीबा में संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। जो अमीबा होती है उसमें क्या पाई जाती है? उसमें संकुचनशील रसधानी पाई जाती है, जिसका कार्य उत्सर्जन एवं परासरण नियंत्रण है। जिसका कार्य सिर्फ एक ही होता है। वो क्या होता है? पहला होता है उत्सर्जन और दूसरा होता है परासरण नियंत्रण। इसका कार्य होती है। अब अगली आती है आपकी अंतःप्रद्रवी जलिका। अब किसकी बात आती है? अंतःप्रद्रवी जलिका। तो यह एक नलिकावत जालिका तंत्र है जो केंद्रक से सटा होता है। इसकी खोज पोर्टन ने किया था। तो अंतःप्रद्रवी जलिका देखें तो यह एक नलिकावत जालिका तंत्र है जो केंद्रक से सटा होता है और इसकी खोज पोर्टल ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टल ने की थी। ठीक है ना। अब आती है आपकी अंतःप्रद्रवी जलिका के कारण अंतःकोशिकीय स्थान दो भागों में बट जाता है। जो अंतःप्रद्रवी जलिका के कारण देखें तो जो अंतःकोशिकीय स्थान होते कितने भागों में बढ़ते हैं? दो भागों में बढ़ जाता है। अंतःप्रद्रवी जलिका के अंदर का स्थान न्यूमिनल तथा इसके बाहर का स्थान एक्स्ट्रा न्यूमिनल होता है। इसके जो बाहर का स्थान देखिए क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूमिनल कहलाता है। ठीक है ना। अब आती है आपकी कि अंतःप्रद्रवी जलिका की संरचना किस प्रकार से होती है। जो अंतःप्रद्रवी जलिका होती है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो यह जीव द्रव्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्ली होती है। यह जीव द्रव्य में पाई जाने वाली अंतःप्रद्रवी जलिका सबसे बड़ी क्या होती है? झिल्ली होती है। और कोशिका में यह अग्रलिखित तीन भागों में मिलती है, तीन रूपों में मिलती है। पहली कौन सी रूप में मिलती है?
पहले मिलती है इसको सिर टेनी, दूसरी थैलियाँ और तीसरी नलिकाओं के रूप में होती हैं। अब अंतःप्रद्रव्यजलिका के प्रकार, तो अंतःप्रद्रव्यजलिका की संरचना वो थी 3 प्रकार की होती है। अब अंतःप्रद्रव्यजलिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है? अकणिकामय अंतःप्रद्रव्यजलिका, और दूसरा होता है कणिकामय अंतःप्रद्रव्यजलिका। तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब हम लोग देखते हैं अंतःप्रद्रव्यजलिका के कार्य। तो इसके कार्य क्या होते हैं? पहला होता है प्रोटीन संश्लेषण का। पहला जो अंतःप्रद्रव्यजलिका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। दूसरा किसकी होती है? लिपिड संश्लेषण का कार्य होता है। अब आता है प्यारे बच्चों आपका गाल्जी काय। क्या आता है आपका? गाल्जी काय आता है। तो गाल्जी काय की खोज देखें तो गाल्जी काय की खोज यानी किसकी खोज सर्वप्रथम फैमिलो गॉल्जी ने किया था। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? गाल्जी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गॉल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गाल्जी काय मिल गया। क्यों? क्योंकि गाल्जी देखिए तो गॉल्जी काय यानी फैमिलो गॉल्जी काय ने इसकी खोज की थी, ठीक ना। इस पादप कोशिकाओं में टिक्टियोसोम कहा जाता है। इस पादप कोशिकाओं में या फिर कोशिकाओं को क्या कहते हैं? टिक्टियोसोम कहा जाता है। अब बात आती है गाल्जी काय के कार्य, यानी कि जो गाल्जी काय है इसके क्या क्या वर्क हैं, कार्य क्या है? तो पहला है श्रावण का। पहला क्या है? श्रावण का। तो यह गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है। श्रावण जो गाल्जी काय का सबसे मुख्य कार्य होता है, थैलियों में पॉलीसैकेराइड एवं एंजाइम आदि एकत्रित होते रहते हैं, जिन्हें गाल्जी काय समय समय पर कोशिका की सतह पर बाहर स्रावित करते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है प्यारे बच्चों आपका कोशिका भित्ति का निर्माण। दूसरा क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण यानी कि सेल वेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। अब सही है, सेल वेल फॉर्मेशन सही है। कोशिका भित्ति का निर्माण के समय गाल्जी काय द्वारा हेमीसेल्यूलोज का श्रावण किया जाता है। जो कोशिका भित्ति का निर्माण के समय जो गाल्जी काय द्वारा ही क्या किया जाता है? हेमीसेल्यूलोज का श्रावण किया जाता है, ठीक है ना। अगला है हार्मोन का उत्पादन, और तीसरा कार्य क्या होता है इसका? हार्मोन्स का उत्पादन। चौथा कार्य क्या होता है? शुक्राणु जनन के अंतर्गत अंगरपिंडक का निर्माण। अब इसमें एक पॉइंट वाले रूप में आती है बात। पॉइंट वाले में देखिए क्या है? गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गाल्जी काय को ही कोशिका का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। जैसे कि अभी आप गाड़ी उड़ चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस होती है, उसी प्रकार जो गाल्जी काय होता है यह कोशिका क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के विभिन्न पदार्थों को जिस स्थान तक पहुंचाना होता है वेसिकल के रूप में बंद करके पहुंचा देता है, या फिर यह पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। अब आती है बात प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की। अब किसकी बात आती है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो किए थे अल्टमान ने किया था। इन्होंने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या दिया? बायोप्लास्ट का नाम दिया। सन 1897 में सी वेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। अब आपके आती है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का आकार एवं संरचना एवं संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कितनी संख्या होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्षणनुमा, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार, अंडाकार आदि आकृति के होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है किस प्रकार की होती है? क्षणनुमा भी हो सकती है, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार आदि आकृति के होते हैं। सामान्यतः इसकी जो संख्या होती है कोशिकाओं में 40 से 50 हो सकती है। यकृत कोशिका में इनकी संख्या लगभग 1500 तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 कलाओं से घिरी होती है। एक बाहरी कला जो कि चिकनी होती है, जबकि अंदर की कला जीव द्रव्य के अंदर की ओर उंगलियों
के समान प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें शिखर या क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाली स्थान में एक प्रोटीन युक्त समांग पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब आती है प्यारे बच्चों आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अब क्या बात आती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसी को ही कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीशोषण के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेबस चक्र से संबंधित विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। यहीं पर केप्स चक्र अभिक्रिया संपन्न होती है। अब बात आती है प्यारे बच्चों लवक की। क्या बात आती है लवक की। ये लवक क्या होती हैं, तो ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि ये जो होते हैं पौधे की जो लवक होते हैं पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होते, यानी कि इनकी क्या उपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। इसकी खोज हीकल ने 1865 में किया था। लवक की खोज किसने किया था, तो लवक की खोज यार ना हीकल ने किया था। कब किया था, सन 1865 ईस्वी में किया था। इसका नाम प्लास्ट यानी कि लवक सिम्पर ने 1885 ईस्वी में रखा था। अब आती है लवक के प्रकार। तो लवक 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अवर्णी लवक। किसकी बात करेंगे, अवर्णी लवक की। तो ये रंगहीन लवक होते हैं। जो अवर्णी लवक होते हैं क्या ऐसे होते हैं, या रंगहीन लवक होते हैं, जो पौधों में भोज्य पदार्थ संग्रह, जो पौधों में क्या करते हैं भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों जैसे भूमिगत तनु या जड़ों आदि में पाए जाते हैं तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होते हैं, पहला आता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। पहला क्या आता है प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में, और दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट के रूप में, और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट के रूप में। तो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रकार से होते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अब देखते हैं इसमें वर्णी लवक। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, वर्णी लवक की बात करेंगे। तो हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों के लवकों को वर्णी लवक कहा जाता है। जो हरे रंग होते हैं अगर इनकी छोड़ के बात करें तो जितने भी अन्य सभी रंग होते हैं उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, वर्णी लवक कहते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों, फलों, कलिकाओं आदि में पाए जाते हैं, और ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले क्या होते हैं, पहले होते हैं फियोप्लास्ट, दूसरा होते हैं रोडोप्लास्ट, और तीसरा होते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये वर्णी लवक कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं। बात समझ आई। अब आता है आपका हरित लवक। क्या आती है बात हरित लवक की। तो इसकी खोज सिम्पर ने किया था। हरित लवक की खोज किसने किया था, सिम्पर ने किया था। हरित लवक अधिकतर पत्ती के पर्ण मध्यमों तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। हरित लवक के भीतर एक अर्धठोस द्रवीय पदार्थ भरा होता है जिसे पिठिका स्ट्रोमा कहते हैं। बाह्य तथा अंतःकला के बीच स्थित खाली स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्थान कहा जाता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों हरित लवक के कार्य, यानी कि हरित लवक के क्या क्या कार्य हैं। तो हरित लवक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना होता है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना होता है। अतः हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। रिएक्शन देना हो तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। अब आपका आता है प्यारे बच्चों लयन काय। अब क्या आती है लयन काय। तो लाइसोम
लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइमों से भरी थैलियाँ होती हैं। जो लाइसोसोम होता है यह जल अपघटनीय एंजाइमों से भरी क्या होती है, थैलियाँ होती हैं। लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक काय, और इसकी खोज डी दूबेर ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज प्यारे बच्चों डी दूबे ने किया था। ठीक है ना। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में कम पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि किसमें वृक्क कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं इत्यादि। अब बात आती है यहाँ पे, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई है लेकिन इसको मैं समझा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लाइसोसोम की उत्पत्ति, हेडिंग क्या है, लाइसोसोम की उत्पत्ति। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी काय की थैलियों या अंतःप्रद्रवी जलिका नलिकाओं से हुआ, जलिका नलिकाओं से हुआ है। लाइसोसोम की कार्य क्या क्या होते हैं, वाह्य पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, वाह्य पदार्थों का पाचन करना, कोशिका में आंतरिक पाचन और स्वनिष्ठीकरण, ये लाइसोसोम के कार्य होते हैं। अब आता है आपका राइबोसोम, किसकी बात आती है, राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने किया था। लाइसोसोम की खोज राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने किया था। राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा व झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। जो राइबोसोम होता है यह छोटा और झिल्ली रहित क्या है, कोशिकांग है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों Mg++ की सांद्रता से आपस में जुड़े होते हैं। राइबोसोम के प्रोटीन को कोर प्रोटीन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन कहते हैं। अब बात आती है राइबोसोम के कार्य, यानी राइबोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो ये राइबोसोम के क्या होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इसी कारण जो राइबोसोम होता है इसी को ही प्रोटीन निर्माण की क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, फैक्ट्री का नाम दे देते हैं। अब आती है पॉलीराइबोसोम। अब किसकी बात आती है, पॉलीराइबोसोम की। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 से 5 राइबोसोम mRNA के धागे पर एक कतार में बंधकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और जो पॉलीराइबोसोम देखें तो यह प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 से 5 राइबोसोम mRNA के धागे पर एक कतार में बंधकर क्या बनाती है, श्रृंखला बनाती है, और इसे ही पॉलीराइबोसोम का नाम दे देते हैं। अब आती है प्यारे बच्चों आपकी माइक्रोबॉडीज, किसकी बात आती है, माइक्रोबॉडीज की। तो इसका निर्माण अंतःप्रद्रवी जालिका एवं गाल्जिकाय के थैलियों के टूटने से होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है प्यारे बच्चों परऑक्सीसोम्स, दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स और तीसरा होता है स्फीरोसोम्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, परऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स और तीसरा होता है स्फीरोसोम्स। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है परऑक्सीसोम्स की, किसकी बात आती है, परऑक्सीसोम्स की। तो ये उन पौधों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। जो परऑक्सीसोम्स होता है ये उन पौधों में पाया जाता है जिसमें क्या होती है, प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, उसमें परऑक्सीसोम्स पाया जाता है। क्लियर हुई। जंतु कोशिकाओं में यकृत एवं वृक्क में पाए जाते हैं। परऑक्सीसोम के द्रव्य में भी राइसोसोम के समान जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीडेज एवं कैटालेज मुख्य है। उपापचय के फलस्वरूप कोशिका में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण भी ये लोग प्यारे बच्चों करते हैं। ठीक है ना। जुगनू के परऑक्सीसोम में देखें तो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम पाया जाता है जिसे जुगनू अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करता है। अब बात आती है ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब किसकी बात आती है, ग्लाइऑक्सीसोम्स की। तो यह सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज है। ये प्रायः वसी बीजों जैसे मूंगफली तथा अरंड की कोशिकाओं में जहां पर वसा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है वहां पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपकी स्फीरोसोम्स। तो इसकी खोज पर्नल ने किया था। स्फीरोसोम्स की खोज किसने की थी, पर्नल ने किया था। इसमें भी लाइसोसोम
की तरह जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। वसी बीजों में यह ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो वसी बीज होते हैं उसमें है प्यारे बच्चों स्फीरोसोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला आता है आपका प्यारे बच्चों पच्छाभिका एवं कशाभिका। इस अगला क्या आती है? पच्छाभिका एवं कशाभिका। तो पच्छाभिकाएं तथा कशाभिकाएं पूंछ की तरह कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि हैं। पच्छाभिकाएं सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो कि पूरी तरह चप्पू की तरह कार्य करती हैं। ठीक है ना। अगला आता है इसमें कार्य, या फिर इसका पहला आता है इसमें कार्य। जो पच्छाभिकाएं की कार्य क्या होती है? तो पहला होता है गमन, यानी लोकोमोशन। तो कुछ शैवाल, युग्मक, प्रोटोजोआ, चल बीजाणु आदि कच्छाभिका या पच्छाभिका की सहायता से गति करते हैं। तीसरा आता है प्यारे बच्चों गैसीय आदान प्रदान। तो संघ सीलेंट्रेटा के जंतु पच्छाभिका की गति से पानी की तरंग बनाते हैं, जिससे लगातार श्वसन के लिए O2 मिलती है और तथा CO2 बाहर निकलती है। अब आती है प्यारे बच्चों आपकी तारककाय या सेट्रोसोम या फिर तारककाय। ये क्या होता है? तो ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष कोशिकांग होते हैं। जो तारककाय होते हैं या फिर सेट्रोसोम होता है, यह जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष कोशिकांग हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं। ये केवल जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप पाए जाते हैं, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में ये अनुपस्थित रहते हैं, परंतु ये कुछ शैवालों कवकों ब्रायोफाइटस में पाए जाते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों केंद्रक की, बोले तो न्यूक्लियस की। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सामान्यतः यह कोशिका के मध्य पाया जाता है, लेकिन ये कभी कभी एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला क्या होता है? एक केंद्र की कोशिका, दूसरा होता है द्विकेंद्र की कोशिका, तीसरा होती है बहुकेंद्र की कोशिकाएं। तो सबसे पहले देखेंगे एक केंद्र की कोशिकाएं। तो प्रायः सभी उच्च श्रेणी की जंतु कोशिकाएं होती हैं। द्विकेंद्र की कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं और बहुकेंद्र की कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब बात आती है केंद्रक का रासायनिक संगठन। तो केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं और केंद्रक में प्रोटीन 70% हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन यानी जो डीएनए होता है 10% और आरएनए 2 से 3% तथा फास्फोलिपिड 3 से 5% मिलता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों केंद्रिका की। किसकी बात आती है? केंद्रिका की बोले तो न्यूक्लियस की। तो केंद्रिक की खोज या केंद्रिका की खोज देखिए कौन किया था? फोर्टेना ने की थी। प्रायः एक केंद्रक में ही केंद्रिका पाया जाता है, परंतु इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। केंद्रिका के ऊपर कोई भी कला नहीं पाई जाती। जो केंद्रिका होती है इसके ऊपर कोई भी कला नहीं पाई जाती। इस प्रकार यह केंद्रक द्रव्य तथा क्रोमैटिन के सीधे संपर्क में होता है और इसके 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? कणिका में, दूसरा होता है तंतु में। तो सबसे पहले देखें कणिका में और दूसरा तंतु में। तो कणिका में देखें तो इसे पार्स ग्रेन्युलोसा कहते हैं और तंतु में इसे पार्स फाइब्रिलोसा कहते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों गुणसूत्र की, बोले तो क्रोमोसोम की। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में किया था और कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन व्यवस्थित होकर अतिकुंडलित संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और मनुष्य में लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो मनुष्य होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल मिला के 46 गुणसूत्र प्यारे बच्चों पाए जाते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के भी गुणसूत्र होते हैं। जैसे पहला क्या होता है? लैंप ब्रूस गुणसूत्र। तो इस प्रकार के गुणसूत्र कशेरुकी जंतुओं की अंडप में मिलते हैं। इनकी आकार अत्यधिक बड़ा होता है और जो इनका आकार होता है वो क्या होता है? बहुत अत्यधिक बड़ा होता है। और दूसरा पाया जाता है आपकी पॉलीटीन गुणसूत्र। क्या पाई जाती है? पॉलीटीन गुणसूत्र। तो ईजी बॉल्बियानी ने 1881 में सर्वप्रथम इन्हें देखा था, यानी पॉलीटीन गुणसूत्र को देखा था। टी.एस. पेंटल ने ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में बहुत लंबे तथा चौड़े गुणसूत्र देखे तथा इन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र कहा और इन्हें ही पॉलीटीन गुणसूत्र का क्या दिए थे? नाम दिए थे। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्लास 11th की जो बायोलॉजी है
चैप्टर 8 हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट है। कोई भी ऐसा है टॉपिक जो कि ना समझाया हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझा के आपको पढ़ा के वीडियो देंगे। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, वहाँ पे आप ले सकते हैं। और हर एक आपको चैप्टर पूरी पीडीएफ 99 रुपीज़ में आपको उपलब्ध होगी, चाहे वो चैप्टर बहुत बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।